Thank you, Shailja. It's a tough spot. You're just about to have lunch, so I believe people are eyeing food, but still, this is a very important topic. So I run an agency called English, so I believe we should speak in English. And to start with, Neha, we've been seeing your reels. We know you as a creator, but we would definitely want to know आपकी journey क्या है? जो नेहा नागर हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, उससे पहले नेहा नागर कौन थी? Yes. So before this panel, we were talking about UPI, Digital India. And I have to say, Digital India, UPI and everything has a big part in my journey. I'll start from the very beginning. So मैं यूपी से ही हूँ, कचेड़ा गांव से, गुजरों का गांव है, तो आई एम अ गुजर. एंड इन माई कम्युनिटी लड़कियाँ इतनी पढ़ती लिखती नहीं है, पढ़ती लिखती भी है तो फिर वो जॉब नहीं करती है, राइट? एंड नॉट जस्ट गर्ल्स एक्चुअली, बॉयज़ का भी सेम ही हाल है. तो हमारी कम्युनिटी ही ऐसी है, बट थैंकफुली चीज़ें बदल रही है. सो आई एम फ्रॉम अ विलेज. मैं 13 साल की थी जब हम विलेज से शहर आए थे गाज़ियाबाद. एंड बहुत चेंजेस थे, हिंदी मीडियम से फिर इंग्लिश मीडियम आई. मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ गांव में, फिर यहाँ पे पूरा इंग्लिश प्रॉपर जो स्कूल होता है उस टाइप का, तो थोड़ा डिफरेंट कल्चर था यहाँ पे. बहुत डिफ़िकल्टी हुई मुझे अडेप्ट करने में, पर थैंकफुली थोड़ा सा मेहनत करके आई अडेप्टेड एंड गॉट 80% मार्क्स इन 12th. उसके बाद I had no clue कि I'll be sitting here, but thanks to Digital India. 2020 में after my placement in IIFL Wealth Management, after my MBA, so 2020 में हम सब घर बैठे थे. कोई दालगुना कॉफ़ी बना रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई कुकिंग सीख रहा था. सो आई थॉट कि मुझे तो वही फाइनेंस ही आता है, मैंने तो वही पढ़ा है अपने पूरी लाइफ में, तो क्यों ना मैं फाइनेंस की ही वीडियोस बनाऊं. सो उस वक्त हर कोई टिकटॉक घंटों तक स्क्रॉल कर रहा था और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करती थी. बट मैंने देखा कि जो कंटेंट मुझे आता है या जो जिस इंडस्ट्री से मैं हूँ, जीएसटी से, टैक्सेशन से, उसका कोई कंटेंट नहीं है सोशल मीडिया पर, स्पेशली टिकटॉक पर 0% कंटेंट. एंड देन आई थॉट कि यार जो मुझे आता है मैं वही करती हूँ. मुझे डांस तो नहीं आता है, मुझे कुकिंग नहीं आती है, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है फाइनेंस, और इसी में मेरा पूरा करियर रहा है. एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट. और मेरा जो फर्स्ट टॉपिक था वो दैट वॉज आत्मनिर्भर भारत पैकेज. तो जब लॉकडाउन लगा था तो तब गवर्नमेंट ने कुछ पैकेजेस अनाउंस किए थे एसएमईज़ के लिए कि बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए थे, तो उनको कुछ लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन्स दे रही थी गवर्नमेंट. एंड देन जीएसटी की डेट्स भी एक्सटेंड हुई थी. लोगों को बहुत कन्फ्यूजन था कि एक्सटेंड हुई है नहीं हुई है, किसको जीएसटी भरना है किसको नहीं. जीएसटी वॉज ऑल्सो न्यूअर एट दैट टाइम, 2-3 साल ही हुए थे. सो आई थॉट कि जो मुझे आता है वही करते हैं, और मैंने जीएसटी, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, आईटीआर की डेट्स पे पहले कुछ कॉन्टेंट बनाया था. एंड टू माई सरप्राइज ऑल ब्लू अप. So from day one, I am getting 1 million का views and it's क्या बात है, क्या बात है. But 1 million आपने बोला, ये मैं जानना चाहता हूँ, did you quit your job before creating, or what was the point when you quit your job? Also, what would you say that when should a creator feel that okay, now I am a proper creator, I should quit my job? What would your advice be? या क्रिएटर की ज़िंदगी देखने में बहुत ग्लैमरस लगती है ना, कि 10 लाख एक वीडियो का कमा रहे हैं. अभी न्यूज़ आती है किसी क्रिएटर की कंट्रोवर्सी हो जाती है कि ये 20 लाख रुपए एक वीडियो का ले रही है, राइट? बट बहुत ग्लैमरस लगता है. बट लेट मी टेल यू अ फैक्ट, 40 लाख एक्टिव क्रिएटर्स है और 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक ना एक बार वीडियो डाली है. सो मतलब सी कितने लोग क्रिएटर बनना चाहते हैं, बट आउट ऑफ दोज 40 लाख कितने लोग कमा रहे होंगे रोजी रोटी प्रॉपर ढंग से सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से? 10,000, सिर्फ 10,000. दिल टूटने की आवाज़ आ रही है. सो दूर से बहुत अच्छा लगता है. एंड यू हैव स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन, दैट इज़ ऑल्सो गुड. बट बिफोर क्विटिंग योर फुल टाइम जॉब, और आज के ज़माने में ना जॉब को बहुत ही नेगेटिव सेंस में देखना चालू कर दिया है कि वहाँ पर 9 to 5 होता है, आपकी पूरी ज़िंदगी चलाती है. लेकिन आप देखो ना वहाँ पर कितनी स्टडी इनकम है, कितनी स्टेबिलिटी है आपके लिए. सो डोंट थिंक कि जॉब बुरी है, जॉब भी अच्छी है. कंटेंट क्रिएशन ट्राई करते रहो, लेकिन छोड़ना कब है जॉब, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है. ये नंबर्स देखकर मत अट्रैक्ट हो जाओ कि 10 लाख कमा रहा है एक वीडियो का कोई, या 20 लाख कमा रहा है. नेहा नागर जैसे भी बहुत ही कम लोग हैं, लाइक टॉप 5 क्रिएटर्स ही होंगे जो मेरे स्पेस में होंगे जो इस लेवल तक आए होंगे, और इतने सारे क्रिएटर 100-200 तो हम लोग मैनेज कर रहे हैं. सो आई हैव एन एजेंसी कॉल्ड डिजिविसल, जिसमें हम इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करते हैं.
सो मेरी एजेंसी में ही मेरे पास 30 एक्सक्लूसिव फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स है जिनके 1 मिलियन भी है, बट दैट देन ऑल्सो दे आर नॉट अर्निंग दैट मच. सो व्हेन यू थिंक अबाउट क्विटिंग योर जॉब, देन प्लान वेल. नंबर 1, आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए. जितने भी आपके मंथली एक्सपेंसेस है उनका 6 टाइम्स यानी 6 महीने का पहले से आपके पास बफर रेडी हो. नंबर 2, आपके पास एक ब्रांड ऐसी हो जो हर महीने आपको पैसे दे रही है. एक ब्रांड लॉन्ग टर्म आपके पास ज़रूर होनी चाहिए. नंबर 3, यू शुड नो योर नंबर्स. मतलब हमें लगता है कि कंटेंट क्रिएशन इज जस्ट अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट, बट नॉट, इट इज़ अ बिजनेस. सो एज अ बिजनेस मैन यू शुड नो योर नंबर्स कि आई एम स्टैंडिंग हियर, आई हैव दिस मच मनी, आई वांट टू गो टू दैट साइड, एंड उस वक्त मेरे पास कितने इनकम सोर्सेज होंगे कि नहीं. देन ओनली यू विल बी एबल टू डिसाइड कि इफ़ यू कैन क्विट और नॉट. तो इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि एक रोड मैप अगर आप दे दो कि शुरुआत की, then you started creating content, you found your niche, what should be the roadmap for a creator till the point they feel okay, I am good enough, I can quit now? And how should someone manage their job? क्योंकि क्या होता है, जॉब करते हैं, 2 पीस ऑफ कंटेंट डाला, अच्छा चल गया, थोड़े दिन कर दिया, जॉब में प्रेशर हो गया, बंद कर दिया. वो कैसे साथ में किया जाए? यस, सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको एक नीश चूज़ करनी होगी. जैसे मेरे को फाइनेंस का ही नॉलेज था, मैं पूरा करियर वहाँ पे रहा था, तो मैंने फाइनेंस चूज़ किया. आपकी नीश कुछ भी हो सकती है. फाइनेंस में भी बहुत सारी नीश आ चुकी है. आप डीप डाउन कर सकते हैं, टैक्सेशन पिक कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड पिक कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट पिक कर सकते हैं. कोई एक और नीश इसके अंदर ही आप चूज़ कर सकते हैं. ऐसे ही फाइनेंस के अलावा लाइफस्टाइल या म्यूज़िक, आप जो भी करना चाह रहे हो उसके अंदर भी एक नीश चूज़ कर सकते हैं. एंड देन स्टिक टू इट फॉर 3 to 6 months. उसके बाद प्लान वेल. अभी ना AI आ गया है. AI के थ्रू मैंने कितनी वीडियोस बनाई है जो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे ये नेहा है या AI है. फ्रॉम माई वॉइस टू माई फेस टू माई स्क्रिप्टिंग, एवरीथिंग इज AI, एंड यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि ये AI है. तो फॉर द पीपल हु आर वर्किंग एनीवेयर, अभी जॉब है या उनका बिजनेस है, try to take help of AI. So there is an AI tool called Claude, जिसके थ्रू यू कैन राइट स्क्रिप्ट कि अपनी सारी जो वायरल वीडियोस है मेरी, फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंस इंडस्ट्री में आना है तो मेरी वीडियोस उठाओ, उनको ट्रांसक्रिप्ट करो और AI में डाल दो कि ये ना नेहा की वायरल वीडियोस है, इनको तुम रीड करो एंड स्टडी करो. एंड देन उनको कोई नया टॉपिक दे दो. लेट्स सपोज कोई भी नया टॉपिक हो सकता है. डिजिटल भारत पर कोई लेटेस्ट न्यूज़ आई है या गवर्नमेंट ने कुछ नया लॉन्च किया है कि ये लेटेस्ट टॉपिक है, इसको नेहा नागर की टोन में करके दे दो, स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी तुरंत. एंड देन जब स्क्रिप्ट रेडी है तो उसके बाद चाहिए होगी आपकी वॉइस. तो वॉइस के लिए यू कैन गो टू 11 Labs. तो एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको फर्स्ट टाइम तो 30 मिनट की वीडियो लाइव रिकॉर्ड करके देनी होगी. उसके बाद वो ही आपके लिए वॉइस बना के देगा. आप सिर्फ स्क्रिप्ट डालोगे और वो 100% आपकी वॉइस बना के दे देगा. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपकी वीडियो रेडी होनी चाहिए. वीडियो के लिए यू कैन गो टू हेजिन. तो हेजिन में भी फर्स्ट वही करना पड़ेगा, पहले आपको अपनी वीडियो, असली वीडियो डालनी पड़ेगी, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि यू आर नेहा नागर, यू ओन दिस कंटेंट और दिस फेस. उसके बाद आपने जो लेवल लैब पे वॉइस डाली थी, क्लॉड पे आपने जो स्क्रिप्ट बनाई थी, वो हेजिन में डाल दो और वीडियो रेडी हो जाएगी आपकी. फिर अपने एडिटर को दे दो, वो बना के डाल देगा. दिस इज सो ईजी. एंड आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आर इनटू बिजनेस और जॉब, आपको एक ना एक बार कंटेंट क्रिएशन ज़रूर ट्राई करना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम टैलेंट, स्किल या नॉलेज, ये लक का भी बहुत बड़ा गेम है. यू नेवर नो कौन सा वीडियो आपका क्लिक हो जाए एंड यू आर द नेक्स्ट स्टार. सो यू शुड ट्राई, बट डोंट क्विट एनीथिंग अभी कि जॉब छोड़ के ट्राई कर रहे हैं, बिजनेस छोड़ के नहीं. साइड बाय साइड चालू करो एंड टेक हेल्प ऑफ AI. मतलब विद इन जस्ट 2 years इतना ज़्यादा आगे आ गया, यू कैन नॉट इवन इमेजिन. आई कैन बेट आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि मेरी रियल वीडियोज़ कौन सी है और AI वीडियोज़ कौन सी है. आई हैव अपलोडेड ओवर 700 वीडियोज़, जिसमें से 100 मेरी AI वीडियोज़ है, क्योंकि मैंने लेटेस्ट अभी चालू किया 2 साल से, बट बिफोर दैट सब कुछ मेरा फेस था, एवरीथिंग था. सो स्टार्ट यूजिंग AI and take advantage of it before anyone else does. So I've been told that there are people here who do not understand Hindi at all. So we'll have to switch back to English. But very interesting points there. I felt that we could use AI partly when it comes to content creation. It is very interesting to understand from a creator like you that a person can depend on AI completely. But the thought of it, that you can depend on AI completely,
scares me, and it scares a lot of people around. And which brings me to the question, what should be the policy around AI? What should be the policy around, because it also poses a lot of concern as far as the data breach is concerned. Because if we are to build digital Bharat, we'll have to also be cognizant about the fact that there is something big which is helping us. It might also turn its back onto us. What's your POV on that? So it's AI industry is in its very nascent stage right now. See, so we don't have any kind of regulations abhi se, but yes, there will be and there should be. So as far as platforms are concerned, Instagram per या YouTube पर if you're uploading something, then you have to label it as AI. So you have to disclose it. Abhi ke liye you don't have to pay any penalty if you don't do that, but later on it will come. So as far as my space is concerned, finance influencers का, so 2020 में when we all started, तो उस वक्त भी finance के लिए SEBI का या किसी का भी कोई regulation नहीं था. The same with AI will happen कि अभी तो कुछ regulations बनी है, but soon it will be. So there are multiple platforms of government you can report to कि If you were to talk about policy regarding the finance space, because it is also one of the most vulnerable spaces. What kind of policy do you think is working for the masses, for the creators, and what do you think can be suggested to better the space? So SEBI has listed down a lot of policies, regulations for finance influencers. Reason being, when this space was very new, there were a lot of influencers who were misguiding people to buy something or sell something to make quick money. So now, after seeing all of those scams or misleading and everything, SEBI came up with many regulations. If you are doing a paid promotion, you have to disclose it is a paid promotion. And even before that, even since 2012 or 2013, there was a guideline called ki, if you are talking about any stock, so please don't talk like ki you are advising that stock. So as far as I am concerned, I don't take name of any stock. I do not analyze any stocks. I'm not from stock market. So I'm a personal finance content creator. So there are two type of content creation in finance as well. One is stock market, जो stocks को analyze करते हैं, mutual funds को analyze करते हैं, जो current news आता है उनको analyze करते हैं, and then they try to predict कि अभी market ऊपर जाएगा या नीचे. मैं उनमें से नहीं हूँ. I am from personal finance space. जो पहले लोग cover नहीं कर रहे थे, तो I thought कि let's cover it. So मेरे से पहले जितने भी finance content creators थे, those were into stock market वाला stuff कि guiding people how to buy a stock or how to select a stock, how to select a mutual fund, how to buy a stock. So वैसा वाला content पहले था, but after 2020, when a lot of content creators like me came up, they choose personal finance especially because there were a lot of guidelines around stock market influencers, whether they can do that or do that. So yeah, as far as personal finance influencers are concerned, we have to just disclose what we are talking about. Is it paid or organic? And we can't take name of stocks, mutual funds. And there were multiple cases reported in 2023 of pump and dump schemes. So a company, I can't name the company, a company hired influencers, 10 to 12 influencers कि हमारा ना AGM होने वाला है, उसमें हम ये पॉजिटिव चीज़ें करने वाले हैं and you have to talk about it. और सारे के सारे 10-12 influencers ने एक ही लैंग्वेज में सेम चीज़ें बोली. So of course anyone can catch that ना कि this is a paid campaign. उन्होंने डिस्क्लोज भी नहीं किया, फिर वो कंपनी का प्राइस ऊपर गया, आफ्टर सम टाइम वो नीचे आ गया. Acha, if I were to ask you, which platform should one start with? Should it be Instagram? Should it be YouTube? Should it be Substack, LinkedIn? What platforms would you suggest if you were to say, in ascending order of the money a person can make considering the effort? Of course, Instagram. I'm from Instagram only. I have 2 million community over there. I have 1 million community on YouTube as well, Facebook पर, WhatsApp community, LinkedIn, सब जगह overall मिला के मेरे 6 million followers है, and majority मेरे Instagram पर है.
सो इंस्टाग्राम कैन बी योर फर्स्ट प्लेटफॉर्म कंसिडरिंग एफर्ट्स, क्योंकि वहाँ पर 1 मिनट की आपको वीडियो बनानी है एंड जो मैंने AI टूल्स आपको लिस्ट डाउन किए हैं, आप वीक में 3 वीडियो इजीली एक दिन बैठ के बना पाओगे, और वीक में 3 वीडियोस आप मोर देन इनफ, जो भी आपका निश है उस पर आप बना पाओगे। एंड जो इसमें रिवॉर्ड है वो काफ़ी हायर साइड है, काफ़ी हायर साइड क्या है। सो ब्रांड से तो आपको पैसा मिलता ही मिलता है। अपार्ट फ्रॉम इट यू गो टू इवेंट्स जहाँ पर आप पेड अपना स्पीच दे सकते हो। नंबर 2 दैट कैन बी ऑप्शन। थर्ड कैन बी योर बुक, आप अपनी बुक लॉन्च कर सकते हो। फोर्थ कैन बी योर कोर्सेज ईजिली, क्योंकि अगर कंटेंट क्रिएशन में बात करूँ इंस्टाग्राम पर तो मोस्टली लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं। फर्स्ट अपना कंटेंट बनाते हैं, ब्रांड्स के थ्रू पैसे कमाते हैं, सेकंड वो दिल लॉन्च कोर्स, एंड देन थर्ड दिल लॉन्च बुक, एंड देन फोर्थ दिल गो टू वेबिनार्स, दिल कंडक्ट वेबिनार्स और सेमिनार्स फॉर वेरियस ब्रांड्स, वहाँ से चार्ज करेंगे। एंड देन फोर्थ कैन बी कि वो मर्च कोई लॉन्च कर सकते हैं या समथिंग डिफरेंट जो उनके बिजनेस में, लाइक मेरे बिजनेस में होगा तो फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म लॉन्च करेंगे। अगर कोई लाइफस्टाइल से दिल लॉन्च क्लोथिंग ब्रांड और समथिंग, कॉफ़ी ब्रांड, जो कि आजकल बहुत क्रिएटर्स कर रहे हैं। क्रिएटर्स कर क्या रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ फुल टीम 20-25 लोगों की खुद हायर करने की बजाय दे आर आउटसोर्सिंग एवरीथिंग। ओके, एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी किसी एक कंपनी को आउटसोर्स कर दिया, मैंने HR किसी और को कर दिया पूरा तरीके से, और जो सिर्फ 2 या 3 लोगों की कंपनीज होगी जो उस कंपनी को चला रही होगी। दे आर मल्टीपल ऐसे क्रिएटर्स जो ऐसा कर रहे हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया था और मैंने एंड टू एंड सब कुछ आउटसोर्स किया था एक्सेप्ट द कंटेंट। ऑफ कोर्स कंटेंट हैज़ टू बी योर्स, सो कंटेंट को छोड़कर एवरीथिंग, सेल्स, टेक, सब कुछ आउटसोर्स इजीली हो सकता है। सो राइट नाउ वी आर इन 2025 जहाँ पर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत सारे हेल्प मीनिंग फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं जो आपको हर चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको पॉडकास्ट चालू करना है तो पॉडकास्ट के लिए आपको सिर्फ जाके यहाँ बैठना है, एवरीथिंग एल्स विल बी डन बाय द कंपनी। आपका गेस्ट कौन बुलाना है, उसको रीच करना, उसको फॉलो अप करना, उस गेस्ट को लेके आना, फिर वीडियो के लिए जो भी ये प्रोडक्शन की यूनिट है वो सेटअप खुद कर देंगे, एडिटिंग वो सब खुद कर देंगे, SEO खुद कर देंगे, थंबनेल बनाना, एवरीथिंग विल बी डन बाय देम। सो इफ़ यू आर रनिंग बिजनेस, इफ़ यू थिंक कि आपके पास टाइम नहीं है, देन हायर दोज काइंड ऑफ एजेंसीज एंड स्टार्ट योर कंटेंट। but ठीक है, you spoke about creating content, you can outsource it, there are people can do stuff, but what is the money like? Everyone wants to know what is the money like. So we hear big numbers, but in reality there is a top tier where you belong. What is someone say with 5,000 followers, what can they expect? People say there are a lot of nano creators which are coming up, but how much does a nano creator earn? I think for a creator like 5,000 followers, I don't think they should focus on the money aspect first. First, you should focus on crossing 100K, right? Okay. उसके बाद you can focus on the earning part, because 5K में आपके efforts paid वाले content पे बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं, organic पे नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से आप organic पे ध्यान कम दोगे और आपकी growth रुक जाएगी। So for my agency also, जितने भी हम creators onboard करते हैं उनके minimum 100K followers तो होने ही चाहिए। Acha, so what is the trick? How do you understand the algorithm? How do you break the algorithm? Because there are people who get it and there are people who keep doing the grunt work. They keep posting, they keep creating, but they never see the light of the day. What is that which separates an intelligent creator from someone who's very hardworking? How do you say, ये तरीका है, ऐसे हो जाता है? आई थिंक एन इंटेलिजेंट क्रिएटर की डेफिनेशन सिर्फ इतनी होगी कि उसको ना मज़ा आ रहा होता है कंटेंट करने में। जैसे मुझे ना मज़ा आ रहा है फाइनेंस करने में, या फॉर एग्जांपल रणवीर अलाबादिया और एनी वन यू टेक, उनको ना मज़ा आ रहा होता है उस स्पेस में एंड दे डोंट गेट बोर्ड। प्लस वो अडेप्ट करते रहते, चेंजेस करते रहते। रणवीर अलाबादिया को देखो, पहले वो फिजिकल पूरा हेल्थ में थे, फिर वो ग्रूमिंग में आ गए, फिर उनको देखा पॉडकास्ट चल रहे हैं तो उन्होंने पॉडकास्ट पे आया, पॉडकास्ट के अंदर भी उन्होंने कितने सारे जंप मारे हैं। सो यू हैव टू कंटिन्यूसली अडेप्ट।
यू डोंट फील लाइक कि जो मैं आप 5 साल पहले बना रहा था वही मैं बनाता रहूँ. आपको कंटिन्यूसली अपने आप को चेंज करते रहना होगा, इवॉल्व करते रहना होगा, तभी यू विल स्टे इन द गेम. एंड कमिंग बैक टू अर्निंग, यू आस्क्ड, ऑफकोर्स टॉप 1% जो क्रिएटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं, जो नंबर्स आप सुनते हो कि एक वीडियो का 10 लाख या 20 लाख चार्ज कर रहे हैं. लेकिन जो माइक्रो या नैनो हैं उनके पास नंबर ऑफ डील्स ज़्यादा होंगे डेफिनेटली, बट उनके पास श्योरिटी नहीं होगी कि नेक्स्ट डील्स उनको आएंगी कि नहीं, क्योंकि इतने क्रिएटर्स आ रहे हैं स्पेशली इंस्टाग्राम पर, एंड दे आर सो आइडेंटिकल. लाइक एक मेरा कंटेंट देखो, किसी और का देखो, यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज कि डिफरेंट कंटेंट है. टोन सेम कर देते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, प्रेजेंटेशन, एडिटिंग, सब कुछ. तो लॉन्ग टर्म में अगर किसी को टिकना है तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना भी सीखना होगा और ऑथेंटिसिटी दिखानी भी होगी कि आप रियल लाइफ में क्या हो. जैसे आई ट्राई टू शो माई फैमिली वाला एंगल मोर, आई ट्राई टू शो कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ. अपने फेलियर्स बताने बहुत ज़रूरी है. सो यू डोंट ऑलवेज अज्यूम कि मुझे सब आता है या मैं एक्सपर्ट हूँ. आई डोंट से आई एम एक्सपर्ट, आई ऑलवेज से आई एम एन एजुकेटर. मैं खुद भी सीख रही हूँ और आपको भी सिखा रही हूँ. बट 5 साल में इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मेरे को ऑडियंस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पता होता है, तभी मैं उनको सिखा रही होती हूँ. लेकिन अगर कोई 5 साल से मुझे देख रहा होगा तो आई एम श्योर उनको मेरे जितनी ही नॉलेज होगी. सो अपने आप को हर बार लेवल अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑडियंस आप तक पहुंच जाती है. लाइक अगर किसी ने आपका 3 महीने कंटेंट देखा, दे विल नो योर साइकोलॉजी, दे विल नो कि आप किस टाइप का कंटेंट पिक करते हो, किस टाइप की स्टोरी टेलिंग है, तो यू हैव टू कंटिन्यूसली अपग्रेड योर सेल्फ एज वेल. यू कांट बी से कि मैंने तो इतना पढ़ा हुआ है, मैं और क्यों पढ़ूँ, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड एवरी टाइम. ठीक है. You said that it is very important to differentiate yourself. You cannot be identical. You need to know that how people are going. But if I were to ask you, how does a person price themselves? Because they will get, if they are consistently creating, they will get something or the other. How does a person know, okay, my value is X, Y or Z? It depends in their category first. जैसे if you go into tech, फाइनेंस या एजुकेशन, तो वहाँ पर प्राइसिंग थोड़ी डिफरेंट प्ले करती है पर व्यू का. लेट्स सपोज अगर आपको फाइनेंस या टेक में एक व्यू का 1 रुपया मिल रहा है, तो लाइफस्टाइल में शायद आपको 1 ना मिले, 80 पैसा ही मिले. तो थोड़ा कम मिलता है. वो तो कहाँ से, हाउ डू वी गेट टू नो व्हाट इज द कॉस्ट पर माइल? आई थिंक वो आपको एक्सपीरियंस करके ही पता लगता है. जैसे जब मैं इंडस्ट्री में नहीं थी तो मैंने पिच किया एक ब्रांड को 50 के, तो उन्होंने बोला ओके. अब उन्हें इतनी जल्दी होके बोल दिया, दैट मीन्स कि आपको ज़्यादा पिच करना चाहिए था. नेक्स्ट टाइम अगेन आई डिड 1.15 का एक कोई डील. अभी कितना ले रहे हो? नहीं, अभी का तो नहीं बता सकती. इट्स ऑल आउट देयर. वैसे ऐसा छुपाने वाला भी नहीं है. बट नेक्स्ट में फिर पिच किया तो फिर थोड़ा नेगोशिएशन हुआ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ इसके आसपास में सॉफ्ट स्पॉट है और यहाँ पर मैं पिच कर सकती हूँ. You said a very interesting thing. I pitched. Because people wait for brands to come to them. What was your strategy like? How did you approach brands? Did you approach or did you wait for the brands to come to you? नहीं, जब हम लोगों ने चालू किया था 2020 में, तो इतना ब्रांड्स का भरमार नहीं था और ना ही ब्रांड्स इतना ज़्यादा खुद से रीच कर रही थी. तो अमेज़ॉन उस वक्त सबमिट कर रहे थे. ऑल्दो वो मेरी कैटेगरी नहीं थी, वो बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स की थी, बट स्टिल आई थॉट कि ये लोग एक्टिव है तो आई शुड पिच. तो मैंने डीएम करना चालू किया कि दिन में. वो DM, if you could tell us, what was your structure? वो DM, what would you use to write? So hello team, I am Neha Nagar. I am creating content in this space. I have this much followers and I saw you're running this campaign. इस influencers के साथ मैंने देखा है and would love to be part of this campaign. Let me know if we can collaborate in any way. बस इतना सिंपल सा लिख के भेज दो और उनकी टीम आपको कॉल करेगी, देन वो सारा पिचिंग वगैरह होगा. If you were to tell me initially, what was the split like? You pitching people versus people coming to you? First 6 months, of course, 90% I was pitching. Oh. After 6 months, it was भरमार of brands, क्योंकि 2021 का एंड आ चुका था उस वक्त और IPO, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, स्टार्टअप फंडिंग, हर चीज़ बूम कर रही थी. एवरीथिंग वॉज बूमिंग. तो उस वक्त तो मतलब ब्रांड्स का भरमार था. आई वॉज डूइंग 8-9 ब्रांड्स पर मंथ. Oh damn.
सो फॉर द फर्स्ट ईयर 20 to 2021 आई डेंट डू एनीथिंग. पूरा बस ऐसे था कि कैंपेन मतलब काम कर रही थी मैं कि कुछ होगा तो देख लेंगे. अदरवाइज आई हैड अ बिजनेस कॉल्ड टैक्सेशन हेल्प. तो उस मोटिव वो था कि वहाँ पर सारा ट्रैफिक आए. तो वॉट एवर वीडियोज़ आई वॉज मेकिंग आई यूज टू पुट माई लोगो एट द कॉर्नर ऑफ द वीडियो कि लोग देखें मेरा वीडियो और मेरी वेबसाइट पर आए और मुझसे अपनी GST फाइलिंग कराए या ITR जो भी काम करवाना है उनको वो करवाए. ठीक है. और उसकी वजह से पर मंथ मैं 50-60 के फ्रॉम सोशल मीडिया के जो क्लाइंट्स थे उनसे कमा रही थी. तो आई वॉज प्रिटी हैप्पी एक्चुअली में 50-60 के ऑल्सो, क्योंकि जो मेरी जॉब थी वो भी 30,000 की थी पर मंथ पे, राइट. और थोड़ा इंसेंटिव बन के 35 हो गई थी वो. बट 35 से 50 वो भी सोशल मीडिया से घर बैठ के तुम कमा रहे हो, वो भी वो करके जिसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है, राइट. तो आई वॉज प्रिटी हैप्पी. तो मैंने इतना हाथ पर नहीं मारा और उस वक्त थी भी नहीं ब्रांड्स. बट देन आई रियलाइज कि इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं. अमेजॉन था उस वक्त, पिंक इंश्योरेंस करके 1-2 ब्रांड थे. तो मैंने कहा ये कर रहे हैं तो देख आई कैन ऑल्सो पिच माई सेल्फ. और मेरी कैटेगरी में बहुत ही कम लोग थे. इवन टिल 2021 का एंड तक मेरी कैटेगरी में 2-3 ही लोग थे. तो इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू कन्वर्ट एक्चुअली. मैंने इतना हार्ड एफर्ट नहीं लगाया था टू बी ऑनेस्ट. बट 2022 में एकदम हर चीज़ बूम पे आ गई थी. वी स्टार्टेड गेटिंग रिकग्नाइज्ड. मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कल्चरल एम्बेसडर बना दिया गया था. So I got featured on Forbes का cover also. 2022 was a golden period for me actually. Okay, this brings me to the last question. They say it's time's up, but we would want to do one last question. People sitting in this room, would you advise them to start content creation? Would you tell them to create content, or would you say यार बहुत लोग आ गए अब रहने दो? नहीं, बहुत लोग नहीं आए हैं. आप ये देखो कि मैंने 10,000 का नंबर आपको बताया था कि जो लोग एक्टिवली अर्न भी कर रहे हैं सोशल मीडिया से, और 40 लाख का नंबर मैंने बताया था कि जो एक्टिवली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, राइट. बट लुक एट आवर पॉपुलेशन 1.5, राइट. और रीजनल कंटेंट क्रिएशन इज़ द नेक्स्ट स्टेप. अभी हिंदी इंग्लिश में बहुत कंटेंट क्रिएटर्स आ गए, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, उसमें नहीं है कंटेंट क्रिएटर्स. एंड फ्रॉम एन एजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू आई विल टेल यू कि इफ़ अ कंटेंट क्रिएटर लाइक रचना मैम, रचना नाडे इज़ अ वेरी फेमस फाइनेंस इन्फ्लुएंसर इन माय कैटेगरी. शी हैज़ 2 चैनल्स. उनका एक है इंग्लिश वाला और एक है मराठी वाला. इंग्लिश वाले पे आई गेस शी हैज़ 5 मिलियन का फॉलोअर्स. मराठी वाले पे शी हैज़ 800K. फॉर बोथ द चैनल्स शी इज़ चार्जिंग इक्वल अमाउंट. वाई? बिकॉज जो सेकेंड चैनल है मराठी, उसमें उनका एंगेजमेंट रेट बहुत ही हाई है. क्योंकि लोग अब अपनी लैंग्वेज में सुनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. उनको वो अपना फील होता है, रिलेटेबल फील होता है. एंड कंटेंट क्रिएशन चालू जो हुआ है वो रिलेटेबल एस्पेक्ट पे ही चालू हुआ है. कंटेंट पहले भी था, न्यूज़ भी दे रहे थे, टीवी चैनल्स भी, मूवीज, सब जगह कंटेंट था, लेकिन वो रिलेटेबल नहीं था. व्हाई आई डोंट शूट फ्रॉम DSLR? मैं सिर्फ आईफोन से क्यों शूट करती हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू साउंड लाइक रिलेटेबल. कि मैं घर पे बैठ के चिल होकर आराम से बना रही हूँ, ना मैंने कोई फैंसी सेटअप किया, ना फैंसी कपड़े पहने. ये तो मैं आज पहन के आ गई, अदरवाइज बहुत ही सिंपल कपड़े पहन के बैठती हूँ मैं. नो मेकअप, नथिंग. बहुत, क्योंकि लोगों को वो रिलेटेबल एस्पेक्ट देखना होता है. तो डोंट गो फैंसी. अगर आप चालू करें, स्पेशली आपको चालू तो करना ही चाहिए 100%. आपकी एज कुछ भी हो. आई वॉज टॉकिंग अबाउट रीजनल क्रिएटर्स अभी, कि रीजनल तो फटेगा ही फटेगा. वो ऑडियंस बैठी है कि मेरी नेटिव लैंग्वेज में कोई सिखाए. दूसरा है जो मैच्योर लोग हैं, जिन्होंने एक्चुअल लाइफ में कुछ फाड़ा है. हम लोग कौन है? जो एक्सप्लोर कर रहे थे बहुत अर्ली एज में. जब मैं 24 या 25 की थी तो मैंने सोचा चलो चालू कर लेते, मेरे पास कुछ करने को नहीं है. लेकिन जो लोग ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं आए, और मुझसे ज़्यादा लोग उनको सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उनके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होगा, उनके पास विजडम होगी जो मेरे पास नहीं है. उन्होंने बहुत सारी साइकिल्स देखी होंगी, फेलियर की, सक्सेस की, बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से वो मिले होंगे. तो नेक्स्ट, अगर आप मैच्योर है, एक्सपीरियंस्ड है, तो आपको ज़रूर कंटेंट चालू करना चाहिए. एंड देन थर्ड विल बी कि आप ग्लोबल जा सकते हैं. सो अभी बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर्स है, उनकी ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, लेकिन कोई भी इंडियन क्रिएटर ऐसा नहीं है कि जो ग्लोबल मार्केट को टैप इन कर सके. सो दीज 3 आर माय टिप्स कि आप चालू कर रहे हो तो पहले चेक करो कि आप इन स्पेसेस में चालू कर सकते हैं कि नहीं. अदरवाइज चालू तो कर ही दो. जो मैंने आपको AI के टूल्स बताए उनका यूज़ करो. बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, एक बार ट्राई ज़रूर करो, क्या पता आपका लक काम कर जाए. क्या बात है. थैंक यू सो मच नेहा.